नमस्कार प्रिय दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर.एस. ग्लोबल स्टडीज में। हिस्ट्री के इस वीडियो में आज हम मगध साम्राज्य का उदय टॉपिक एक आपके लिए लेके आए हैं। इससे पहले ही मैंने अपने चैनल पर हिस्ट्री से संबंधित वीडियो अपलोड कर दिए हैं। अगर अभी आप तक ने वो वीडियो नहीं देखे हैं तो उस वीडियो को ज़रूर देखिए। तो चलिए इस टॉपिक की शुरुआत करते हैं। जैसा कि दोस्तों हम लोग इससे पहले वाले वीडियो में 16 महाजनपदों को अच्छे से कवर कर लिया था। उन्हीं में से एक महाजनपद था मगध जनपद। तो आज हम मगध जनपद का अच्छे से कवर कर लेंगे, जो अपने समय का सबसे अधिक शक्तिशाली महाजनपद था डियर फ्रेंड्स। तो शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। तो हमें महाभारत में से ये जानकारी मिलती है कि सबसे पहले मगध पर वृद्धद्रथ वंश का शासन था, जिसके संस्थापक थे। इस वंश का सबसे प्रतापी एवं शक्तिशाली शासक कौन था? तो जरासंध था, जिसने मथुरा पर 17 बार आक्रमण किए थे कृष्ण के समय में। ठीक है डियर फ्रेंड्स। बाद में पांडुपुत्र भीम ने इसकी मल्लयुद्ध में हत्या कर दी थी। इसके बाद लगातार मगध राजनीतिक उत्कर्ष कर रहा था, विकास कर रहा था, जिसके मुख्य निम्न कारण थे। तो उनको अब हम देख लेते हैं अच्छे से। पहले थी डियर फ्रेंड्स कि वहाँ की उपजाऊ भूमि, ठीक है। प्राकृतिक सुरक्षा, देखिए क्यों प्राकृतिक सुरक्षा? क्योंकि मगध जो साम्राज्य था वह गंडक नदी, गंगा नदी और सोन नदी के बीच में स्थित था, इसलिए तीनों ओर से सुरक्षित भी था। इसके साथ ही यहाँ पर खनिज संसाधन पर्याप्त मात्रा में थे। इसी साथ व्यापार में वृद्धि, वन क्षेत्र काफ़ी मात्रा में था, क्योंकि मगध साम्राज्य में अधिकांश जो घर बनते थे वो लकड़ी के बनते थे। कृषि में लोहे का उपयोग अधिक होने लगा था। धान की रोपाई की एक नई पद्धति आ गई थी। इसके साथ ही आर्थिक वृद्धि और शक्तिशाली शासन यहाँ पर बहुत बड़ी भूमिका निभा रहे थे। ठीक है डियर फ्रेंड्स, तो इसको याद रखिएगा, ये मुख्य कारण है मगध उत्कर्ष के। ठीक है, अब हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि मगध पर किन राजवंशों ने जो है अपना शासन बारी बारी से किया है। तो ऐतिहासिक जो प्रमाणिक तथ्य हैं उनमें हमें कुल मगध पर 7 राजवंशों के शासन का उल्लेख हमें मिलता है। किससे? ऐतिहासिक प्रमाणों से, जिनमें से हरेक वंश, शिशुनाग वंश, नंद वंश, मौर्य वंश, शुंग वंश, कण्व वंश और सतवाहन वंश। ठीक है डियर फ्रेंड्स, ये सभी राजवंश है जो बारी बारी करके मगध पर अपना शासन चला रहे थे। ठीक है, तो अब इनको हम डिटेल से जान लेते हैं, सभी राजवंशों को बारी बारी से पढ़ेंगे। तो पहले हम देखेंगे हरेक वंश, जिसका शासनकाल मगध पर 544 से 412 ईसा पूर्व तक था। ठीक है, इसकी 4 पीढ़ियों ने मगध पर शासन किया है, जिनमें फर्स्ट बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन और नागदशक प्रमुख थे। ठीक है, तब इन चारों राजाओं को हम बारी बारी से अच्छे से डिटेल में जान लेते हैं। तो दोस्तों हम देखते हैं सबसे पहले हरेक वंश के संस्थापक बिंबिसार को। ठीक है, इसने मगध पर 544 से 492 ईसा तक जो है शासन किया है। तो हरेक वंश का संस्थापक बिंबिसार था। ठीक है, इसने अपनी प्रारंभिक राजधानी ग्रीव्रज को बनाई थी। बाद में इसने राजगृह का निर्माण करा करके राजगृह को अपनी राजधानी बनाई थी। इसलिए मगध की 2 राजधानियां हैं, ग्रीव्रज और राजगृह, इसको भी याद रखिएगा। इसके साथ ही बिंबिसार देखिए बौद्ध धर्म का अनुयायी था। यह प्रथम राजा था जिसने प्रशासनिक व्यवस्था पर अधिक बल दिया था, इसको भी याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। बिंबिसार ज़्यादातर अपने विवाह क्षेत्र में प्राप्त क्षेत्र के माध्यम से, ठीक है, जो दहेज में प्राप्त होते थे राज्य या फिर जनपद, उनकी सहायता से वो अपनी सीमा का विस्तार करता था या अपने मगध सीमा का विस्तार करता था। इसको भी बहुत महत्वपूर्ण है। बाद में इसने राजगृह का निर्माण कराया और गृह से जो है अपनी राजधानी को चेंज करके राजगृह अपनी राजधानी कर लिया। तो ये भी महत्वपूर्ण फैक्ट है, इसको भी आप अच्छे से नोट डाउन करते चलिएगा। देखिए यहाँ पर बिंबिसार ने अपने जीवन काल में कुल 3 विवाह किए थे। इसी के माध्यम से अपने राज्य का विस्तार कर रहा था, जैसे कि अभी हमने भी बताया आपको। तो उसने देखिए अपना पहला विवाह किससे किया था? तो उसने प्रथम विवाह कौशल नरेश की जो थे प्रसेनजीत, उसकी एक बहन थी जिसका नाम था महाकौशला, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। उनसे ये विवाह किया और इन्हें जो है दहेज रूप में कौन सा जनपद प्राप्त हुआ था? तो काशी, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरा विवाह इन्होंने देखिए चेटक की पुत्री चिलन्ना से किया था और तीसरा विवाह जो किया था वो पंजाब की राजकुमारी क्षेमा से। ध्यान रखिएगा, क्षेमा वही है जो बौद्ध धर्म की प्रथम भिक्षुणी भी थी। तो बौद्ध वाले वीडियो में मैंने इनके बारे में आपको अच्छे से बताया, तो वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो उस वीडियो को जरूर देखें। तो यहाँ पर क्षेमा, इसको याद रखिएगा। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि बिंबिसार ने अपने शासनकाल में अंग को जीता था और वहाँ का सेनापति देखिए अपने पुत्र अजातशत्रु को बनाया था, इसको भी याद रखिएगा, अजातशत्रु को। ठीक है, इसी के दौरान देखिए अवंती के राजा प्रद्युत थे, वो पांडु रोग से जो है ग्रस्त हो गए थे, उन्हें रोग हो गया था पांडु रोग। उनको ठीक करने के लिए बिंबिसार ने अपना एक राज्य वैद्य भेजा था जिसका नाम था
जीवक। जीवक के इलाज से राजा प्रद्योत ठीक हो गए थे और दोनों में अच्छी खासी मैत्री हो गई थी, मैत्रीपूर्ण संबंध हो गया था, ठीक है। इसके बाद देखिए बिंबिसार ने मगध पर टोटल 52 वर्षों तक राज किया है। उसके बाद इसके पुत्र ने जो अजातशत्रु हैं वो शासन करने आते हैं, परंतु वो अपने पिता की हत्या करके आते हैं, ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब देखते हैं डियर फ्रेंड्स अजातशत्रु की। तो 492 ईसा पूर्व में अजातशत्रु ने अपने पिता बिंबिसार की हत्या कर मगध के सिंहासन पर बैठा, ठीक है। इसलिए इसे पृथहंता शासक या पृथहंता भी कहते हैं, बहुत महत्वपूर्ण, याद रखिएगा। अजातशत्रु का अर्थ होता है शत्रु का नाश करने वाला। इसका एक उपनाम था, क्या नाम था उसका? कुड़िक नाम था। शुरुआत में ये देखिए जो अजातशत्रु था ये जैन धर्म का अनुयायी था, यानी जैन धर्म को मानता था, परंतु बाद में इसने बौद्ध धर्म को अपना लिया था। तो ये भी ध्यान रखिएगा, दोनों महत्वपूर्ण है, जैन धर्म और बौद्ध धर्म, ठीक है। अजातशत्रु अपने शासनकाल में देखिएगा, इसी के शासनकाल में प्रथम बौद्ध संगीति हुई थी, ठीक है, जिसके अध्यक्ष महाकश्यप जी थे। तो ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है, कई बार एग्जाम में पूछा भी जा चुका है, ठीक है। इसका देखिएगा कि अजातशत्रु ने वैशाली पर आक्रमण किया था, किसकी सहायता से? तो उसका एक मंत्री था जिसका नाम था वर्षकार, इसको याद रखिएगा। इसी की सहायता से वैशाली पर उसने आक्रमण किया था, परंतु वैशाली को जीतना इतना सरल नहीं था, क्योंकि वैशाली 8 जनपदों का केंद्र था, उसको जितना आसान नहीं था। इसलिए उसके मंत्री वर्षकार ने एक सहायता दी थी कि आप किसी नए आधुनिक हथियारों का इस्तेमाल करें, तभी वैशाली पर जीत हासिल हो सकती है। तो ध्यान रखिएगा कि अजातशत्रु जो था उस वैशाली आक्रमण में 2 नए हथियार का उपयोग किया था, जिसका नाम था रथमूषल और महाशिलाकंटक, ठीक है। दोनों आप यहाँ पे चित्र देख सकते हैं, ये रथमूषल है और ये महाशिलाकंटक है। तो ये दोनों जो चित्र हैं ये आप बाहुबली में भी फिल्म में देखे होंगे, और इसका जो देख रहे हैं महाशिलाकंटक, ये रानी पद्मावती या पद्मावती फिल्म में इसका जो सीन दिखाया गया है, तो आप इसको भी अच्छे से देख लीजिएगा। अजातशत्रु मगध पर लगभग 32 वर्षों तक अपना शासन किया है। इसके बाद देखिए इसके पुत्र उदयन ने भी राजगद्दी मांगी थी, परंतु इसने देने से इनकार कर दिया, और बाद में वह इसकी भी हत्या कर देता है, किसकी? अजातशत्रु की हत्या कर देता है, इसका पुत्र उदयन। तो अब हम क्या करेंगे, उदयन के बारे में अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो चलिए आगे चलते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब हम देख रहे हैं उदयन के बारे में, जिसने मगध पर 461 से 445 ईसा पूर्व तक अपना शासन चलाया, ठीक है डियर फ्रेंड्स। इसने भी अपने पिता जो है अजातशत्रु की हत्या कर मगध के सिंहासन में बैठा, और इसे भी पृतहंता कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा अजातशत्रु और उदयन दोनों पृतहंता शासक रहे हैं। तो कई बार परीक्षा की दृष्टि से ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है कि पृतहंता वंश के शासक कौन थे, तो वहाँ पर उदयन या फिर हर्यक वंश भी ये नाम आता है, तो आप वहाँ भी ये टिक कर सकते हैं, ठीक है। इसके साथ ही देख लेते हैं कि इसने जो उदयन था यह गंगा और सोन नदी के संगम के किनारे एक शहर बसाता है, जिसका नाम रखता है वह पाटलिपुत्र। अब क्या होगा यहाँ पाटलिपुत्र से? तो ये अपनी नई राजधानी बनाएगा, क्या करेगा? नई राजधानी बनाएगा। तो पहले देखिए अजातशत्रु के समय में राजगृह शासन था, यानी राजधानी थी किसकी? मगध की राजधानी कहाँ थी? राजगृह। किसके शासनकाल में? अजातशत्रु के। परंतु उदयन जो होता है वो नया शहर बनाएगा पाटलिपुत्र, और वहाँ पर राजगृह से अपना राजधानी कहाँ ले आएगा? तो पाटलिपुत्र ले आएगा, ध्यान रखिएगा इसे, ठीक है। बनाया। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर एक नई राजधानी अपने स्थापित करता है, कौन? तो उदयगिन। उदयन जो था वो जैन धर्म का अनुयायी था। उदयन के बाद जो उत्तराधिकारी बना है इसका पुत्र या मगध का नेक्स्ट शासनकर्ता तो नागदशक है, ध्यान रखिएगा। परंतु यह कमजोर शासक था, अच्छे से अपने शासन भार को संभाल नहीं सका, और इसी के सेनापति शिशुनाग ने जो है इसकी हत्या कर एक नए वंश की यहाँ पर स्थापना करेगा, जिसका नाम होगा शिशुनाग वंश। तो अब हम क्या करेंगे, तो यहाँ पर से देखिए हर एक वंश अब यहाँ पर खत्म होता है, अब आगे जो शुरू होगा वो होगा शिशुनाग वंश। तो हम उसे अच्छे से कवर कर लेते हैं। तो डियर फ्रेंड्स अब हम पढ़ने वाले हैं शिशुनाग वंश के बारे में। तो शिशुनाग वंश 412 से 394 ईसा तक देखिए मगध के शासन पर अपना आधिपत्य करता है। इस वंश का संस्थापक शिशुनाग था, ठीक है। इसने अपनी राजधानी वैशाली को बनाया, ध्यान रखिए कहाँ बनाया? वैशाली को। पाटलिपुत्र को छोड़ दिया है, और शिशुनाग का एक पुत्र था जिसका नाम था कालाशोक, ठीक है। उसने वैशाली को छोड़ फिर से पुनः अपनी राजधानी कहाँ बनाया? पाटलिपुत्र। यानी शिशुनाग वैशाली राजधानी ले आया और उसका पुत्र पुनः जो है पाटलिपुत्र राजधानी ले गया। तो एक बात और महत्वपूर्ण हो जाती है कि कालाशोक के समय में जो शिशुनाग का पुत्र था उसी के समय में बौद्ध द्वितीय संगति हुई थी, यानी दूसरी मीटिंग हुई थी, ये भी महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। और कालाशोक का एक पुत्र था जिसका नाम था नंदीवर्मन, तो ये भी एक कमजोर शासक था। तो इसकी हत्या कौन करता है? तो महापद्मनंद करते हैं, ठीक है, जिससे कि नंद वंश की स्थापना यहाँ पर होती है। तो अब हम आगे नंद वंश को डिटेल से जानेंगे, ठीक है। तो डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं नंदवंश, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा नंदवंश के स्थापक कौन थे? तो
पद्मनंद थे, ठीक है। इसने मगध पर 344 से 326 ईसा पूर्व तक जो है अपना शासनकाल चलाया है। और नंद वंश का जो है संस्थापक महापद्मनंद को माना जाता है, या फिर वही है ये, ठीक है। ये सबसे अपने वंश के प्रतापी और शक्तिशाली शासक रहे हैं, महान शासक रहे हैं। इसने अनेक क्षत्रिय राजाओं को जीत करके उनके राज्य को मगध में मिला लिया था, ठीक है। तो ध्यान रखिए इससे मगध क्या होता है और बड़ा हो जाता है और लगातार राजनीतिक उत्कर्ष कर रहा था, नहीं बड़ा होता चला जाता, विकास करता चला जा रहा था। देखिए महापद्मनंद ने कलिंग पर भी देखिए जीत प्राप्त की थी, जिससे उसे एक रट की उपाधि यहाँ मिली थी। किसकी मिली थी? एक रट की उपाधि मिली थी। किस महाजनपद को जीत कर? तो कलिंग महाजनपद को जीत करके। कलिंग नरेश खरवेल की जो हंती गुफा अभिलेख है उससे ये पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर देखिए विजय प्राप्त की थी। तो ये भी महत्वपूर्ण हो जाता है। किस अभिलेख से? तो हाथी गुफा अभिलेख से पता चलता है कि महापद्मनंद ने कलिंग पर जो है युद्ध करके विजय प्राप्त की थी। इसके साथ ही ध्यान रखिएगा कि महापद्मनंद को केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी माना जाता है। इसको याद रखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पर रहते, मगध पे रहते, ये पूरे इधर के क्षेत्र में वह शासन चला रहा था, तो ये इसका केंद्र था मगध, इसीलिए इसे क्या कहते हैं सबसे पहले तो केंद्रीय शासन पद्धति का जनक भी माना जाता उस समय, अपने समय में, ठीक है। तो ये भी महत्वपूर्ण है, इसे याद रखिएगा। अब हम देखते हैं डियर फ्रेंड्स कि जो महापद्मनंद का पुत्र है धनानंद, वो अब क्या करेगा कि मगध के शासन पर अपना बैठेगा या फिर गद्दी पे बैठेगा। तो ध्यान रखिएगा कि महानंद का जो पुत्र है धनानंद, वो 326 से 322 ईसा पूर्व तक देखिए मगध के शासन पर अपना हाथ बैठता है। तो हम देख लेते उसे। देखिए धनानंद, नंदवंश का अंतिम शासक कौन था? तो धनानंद, ठीक है। इसके बाद नंदवंश खत्म हो गया था। जो सिकंदर का समकालीन था, इसी के समय था जो महान सिकंदर भारत आया था 326 ईसा पूर्व में। मेसिडोनिया के शासक सिकंदर के ने, देखिए सिकंदर ने पश्चिम उत्तर भारत में यानी कि अफगानिस्तान पाकिस्तान के क्षेत्र में आक्रमण किया था। वो किसके समकालीन था? तो धनानंद के। ध्यान रखिएगा, बहुत बार महत्वपूर्ण हो जाता है। इसके साथ देखेंगे इसी के उपलक्ष्य में जो आचार्य चाणक्य थे वह धनानंद से, किससे? धनानंद से सैन्य सहायता मांगने आए थे, ठीक है। परंतु उसने क्या किया कि अपने दरबार से उसे धक्के देकर निकाल दिया था। तब जो है आचार्य विष्णु यानी चाणक्य ने अपने शिष्य चंद्रगुप्त की सहायता से कुछ समय बाद धनानंद के ऊपर आक्रमण कर पराजित कर देता है, हरा देता है। और यहाँ पर मौर्य वंश की यहाँ पर स्थापना होती है। किसकी? मौर्य वंश की स्थापना होती है। तो अब हम आगे क्या करेंगे, इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम मौर्य वंश को अच्छे से डिटेल से जानेंगे। तो आई होप ये वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा। बिलिंग के और वीडियो में, तब तक के दोस्तों नमस्कार।